सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फ्रंट पेज जो है वो पूरी तरीके से ब्लैंक मैंने रखा हुआ है आइडेंटिटी इश्यूज के वजह से भी। और ये पहले पेज को किस तरीके से बना है ये आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये पेज फिलअप किया हुआ है। सब्जेक्ट आज हम लोग लेने वाले ओसी का सब्जेक्ट है, जहां पर आपको मैं लाइव चेकिंग करके बताऊंगा कि पेपर किस तरीके से चेक होता है बोर्ड्स में भी, एंड आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और पेपर्स लिखते समय किस फॉर्मेट को फॉलो करना है, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1A, यहाँ पर उसने टॉप पर क्वेश्चन नंबर 1A लिखा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो नए पेज से शुरू होने चाहिए। ये बहुत सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और वो सही भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1A नए पेज से, क्वेश्चन नंबर 1B नए पेज से, क्वेश्चन नंबर 1C नए पेज से, क्वेश्चन नंबर 1D नए पेज से। अगर आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उसके क्वेश्चन हर पेज पर अगर आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हो तो एग्जामिनर को यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A जो है वो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद द ब्रैकेट। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से लिखा है और यहाँ पर उसने जहाँ पर आंसर्स था उसको प्रॉपरली मार्क किया हुआ है। तो अगर आपने इसको प्रॉपरली मार्क किया है तो उसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे आंसर्स आपके करेक्ट है। अब करेक्ट है, उसने क्वेश्चन नंबर भी प्रॉपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिंटिंग में दिया था 1 2 3 4। अगर यहाँ पे रोमन लिखा है तो आपको रोमन नंबर्स लिखना है, अगर यहाँ पर ABCD लिखना है तो वहाँ पर ABCD। तो आपको यहाँ पर नंबर्स भी चेंज नहीं करना है और ये एडवाइजेबल होता है कि आपको यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा वो आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है, ठीक है। तो इस पर उसे मिल जाएंगे पूरे 5 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन नंबर बी यहाँ से शुरू करने वाला था, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आप क्वेश्चन नंबर बी यहाँ से शुरू ना करें। इट इज़ एडवाइजेबल कि बाकी का जो पेजेस है उसको आप क्या करो, यहाँ से कट कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1B आपका मैच द कॉलम होने वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1B आप किस तरीके से करोगे, क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए आपका ये होगा और ग्रुप बी के अंदर आप यहाँ पर ब्रैकेट में देखो आंसर्स लिख दो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रुप ए के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस है, यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर आपको 10 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब अगर मैं बात करूं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो मुझे पता है इसका आंसर हेनरी फॉयल होगा, बट हेनरी फॉयल के यहाँ पे डी दिया गया है, तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हेनरी फॉयल के आगे यहाँ पर डी भी मेंशन करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली चीज जो भी आप आंसर्स लिखोगे उस आंसर्स के यहाँ पर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हो या आपके अल्फाबेट हो वहां पर इसको मेंशन जरूर कीजिए, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए और एग्जामिनर को पेपर चेक करने में आसानी होगी। एग्जामिनर अगर पेपर चेक करने में जितनी उसको आसानी होगी वो आपको उतने मार्क्स पोटेंशियली तरीके से दे सकता है और आपका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव पड़ने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको अचीव करना होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1C की। क्वेश्चन नंबर 1C जो होता है वो है स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर एग्जामिनर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। कोई एग्जामिनर कहता है कि हम डायरेक्टली अगर ट्रू एंड फॉल्स लिखा तो इट इज वेल एंड गुड, बट कुछ एग्जामिनर कहते हैं कि क्वेश्चन लिख कर किया जाए। तो हम एक सेफ प्ले करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे, एक स्टेटमेंट दूसरा आंसर का। आप स्टेटमेंट एज इट इज लिखिए, आपको जो लगता है उसका आंसर आप यहाँ पर एज इट इज लिखिए। तो इससे क्या होगा, आप दोनों तरीके के एग्जामिनर को एक साथ टैकल कर सकते हो। कुछ एग्जामिनर कहते हैं स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, उसके बाद ट्रू फॉल्स लिखिए, कुछ डायरेक्टली आंसर्स दे देते हैं, मार्क्स दे देते हैं। तो आप दोनों तरीके के एग्जामिनर को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है नहीं कि आपका एग्जामिनर कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही साबित हो सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना सेफ प्ले करना है। तो आप स्टेटमेंट लिखिए एंड आंसर्स, और आपका जो भी आंसर्स यहाँ पर होगा उसको आपको चेक कर दिया जाएगा एंड आपको वहां पर करेक्ट मार्क दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1D की तरफ अगर आप जाते हो तो ये 1D आपका होने वाला है आंसर इन 1 सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, किसी ने भी यहाँ पर ये नहीं लिखा था मैच द पेयर, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना है, पहला चीज। अब यहाँ पर आप 1 सेंटेंस देखो तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे नंबर्स डालने 1 2 3 4 एंड 5।
एंड यहाँ पर आपको इसके क्या करना है, आंसर्स आपको पुट ऑन करने हैं। तो अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज ई बिजनेस, तो यहाँ पे बच्चे ने प्रॉपर लिखा है कि द टर्म ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इट इज कंडक्टेड बिजनेस वाया इंटरनेट। तो डी बच्चे ने आंसर सही करे, तो मेरे को पूरा आंसर देना है। व्हाट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग शुड बी अवॉइडेड, किस तरीके की एडवर्टाइजिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे ने लिखा है फॉल्स, मिसलीडिंग एंड वल्गर एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड। 1 मार्क का है, तो आपको एक लाइन में आंसर यहाँ पर लिखना है। What do you mean by branding? तो गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट नेम टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। जब आप किसी प्रोडक्ट को एक अच्छा एक यूनिक नाम देते हो तो वो एक ब्रांडिंग बन जाता है। What is a debit card? Debit card enable user to pay for various transaction directly from their account। सही बात है। तो इस तरीके के अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे, यानी बच्चा जब चेक करता तो उसको पूरे मार्क्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसने आंसर्स एकदम शॉर्ट में 1 सेंटेंस के प्रोस्पेक्ट से लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब ये नए पेज से शुरू होने वाला क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क का आंसर है। तो यहां से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि बच्चा उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि क्वेश्चन मैनेजमेंट, बैंक, एलपीओ, अब बच्चे ने यहां पर मैनेजमेंट अटेम्प्ट किया, तो यहां पे उसने क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया, करेक्ट है। उसने फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे उसने बैंक के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा गया, ठीक है। अब बच्चे ने यहाँ पे 4 अटेम्प्ट किया है, तो सर 4 क्वेश्चन था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप गलतियां करते हैं, बच्चे सोचते हैं मैं 3rd क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट करना है। एंड लोक अदालत क्वेश्चन नंबर 6 था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी आपको करेक्ट इंडिकेट करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन नंबर भी क्या करना पड़ेगा, करेक्ट इंडिकेट करना पड़ेगा। तो आपको वहां पर ज्यादा इजीली मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एग्जामिनर की फीलिंग्स की कदर कर रहे हो, और जब आप एग्जामिनर की फीलिंग्स की कदर करते हो तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे ही सकता है। अब यहां पर मेरा एडवाइस क्या रहेगा कि यहां पर आप कैसे करो कि आप क्वेश्चंस तो लिख रहे हो, ठीक है, बट एक पेज पे 2 लिखिए, यानी मैनेजमेंट या आप जैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आपने, आप एक ही वर्ड है मैनेजमेंट, तो आप कैसे लिखोगे। तो मेरा एडवाइजेबल ये रहेगा कि समझ लीजिए आपने ये पेज लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मैंने, यहां पर मैंने लिखा मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट करके आप इसको अंडरलाइन कीजिए, एंड इसके बाद आप जितने भी आंसर्स आप लिखना चाहते हो उसको पॉइंटर्स में लिखे। ये मेरा एडवाइस रहेगा। अब एडवाइस देने का काम मैं कर रहा हूं, बट फॉलो करना है नहीं करना इट्स अप टू यू। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आप आंसर्स लिखे, कॉन्सेप्ट लिखो, एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स लिखे, बट ये 3 to 4 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी टोटल ओवरऑल कोई भी डिफाइन कम से कम 6 लाइन से लेके 7 लाइन के आसपास होगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन द डिफाइन और टर्म शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपको एकदम मार्क ग्रैब करने के लिए मार्क्स क्वेश्चंस बनाए गए, जहां पर आपको एक केस स्टडी दी होती है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैं वहां पे 1 लिखूंगा, अगर मैं क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर रहा हूं तो 2 और 3, यानी यहां पर भी आपको जो अटेम्प्ट करना वो करेक्ट नंबर होना चाहिए। उसके बाद ABC, तो आपको यहां पर आंसर्स यानी क्वेश्चन नंबर आपने यहां पर लिखा, और उसके जो सब्जेक्टिव यानी जो इलेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से इंडिकेट करने हैं ABC। और यहां पर भी आपसे यही एक्सपेक्ट किया था कि आप सीक्वेंस चेंज ना करें। आप चाहिए तो A लिखो, B नहीं आता B छोड़ के C लिखिए, चलेगा, बट आप आंसर उसको प्रॉपर तरीके से इंडिकेट कीजिए, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालिए। अगर आप सेकंड की जगह पे 3rd अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेकंड की जगह पे आप 3 लिखिए, 3A 3B 3C। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आप क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से अटेंड करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन की। डिस्टिंग्विश बिटवीन में जैसे इस तरीके का दिया है, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन से, और बच्चे अक्सर ये गलतियां करते हैं। मान लेते हैं मेरे को क्वेश्चन में दिया है कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, ऐसा क्वेश्चन में मुझे दिया है, बट बच्चे ने अगर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक पूछा है तो सीक्वेंस विल बी सेंट्रल और कमर्शियल, बट अगर क्वेश्चन में ही कमर्शियल और सेंट्रल पूछा है तो कमर्शियल का कॉलम पहले आना चाहिए, सेंट्रल का कॉलम बाद में आना चाहिए। अंडरस्टूड? इतना चीजें आपको याद रखना है कि मुझे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, जैसे मुझे यहां पर बोला गया डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट कमीशन, तो पहला वर्ड डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड स्टेट विल बी द अदर कॉलम। बट अगर क्वेश्चन में स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो स्टेट विल बी द फर्स्ट कॉलम, डिस्ट्रिक्ट विल बी द सेकेंड। वहां पर आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। उसके बाद ये आप जो क्वेश्चन होने वाला है ये डिस्टिंग्विश 4 मार्क के लिए होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे 4 मार्क के क्वेश्चंस है आपको, तो आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स लिखने हैं? तो सर मिनिमम 6 पॉइंट्स आप लिखो और मैक्सिमम आपसे 8 पॉइंट एक्सपेक्टेड किए जाते हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन है, मिनिमम आप 6 पॉइंट लिखो और मैक्सिमम आप 8 पॉइंट लिखो। क्लियर? यहाँ पर आपको जो भी आपने लिखा है आपको करेक्टिव रहेगा, ऑब्वियसली अपने उसको उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। बट एडवाइजेबल मैं दे रहा हूं आपको, एडवाइजेबल मैं आपको ये दे रहा हूं कि भाई मिनिमम 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं एंड मैक्सिमम आपको 8 पॉइंट लिखने हैं। उसके अलावा यहां पर टाइम लिमिट क्या होने वाला है, यहां से टाइम लिमिट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नॉर्मली 4 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट से अंदर का टाइम देना है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। आप मिनिमम कितना समय भी दे सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम कितना भी समय दे सकते हो, लेकिन आपको अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 4 मार्क के लिए कम से कम 10 मिनट के अंदर आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, अब वो टाइम मैनेजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। सेम आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन और जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर आपने वही, अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश था वो इस तरीके से लिखा गया था, तो दिस विल बी योर फर्स्ट प्रोस्पेक्ट कि आप इस तरीके से डिस्टिंग्विश लिख सकते हो। दूसरा आपके पास तरीका यह है कि आप पॉइंटर्स यहाँ पे लिखो और डिस्टिंग्विश आप इस तरीके से लिखो। तो आपके पास अब 2 तरीके से है पेपर लिखने के, जहां पर आप ये दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, और दोनों ही तरीका अपने अपने आप में प्रेजेंटेशन वाइज किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड, आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को इलेबरेट कर सकते हो। ठीक है, तो और तीसरा तरीका आपका होता है कि किसी किसी बच्चे को ये पसंद होता है ज्यादा डेकोरेटिव टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश, या बहुत ज्यादा डेकोरेट, ऐसा कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाता है, और कुछ बच्चे प्रेजेंटेशन और डेकोरेशन में फर्क नहीं समझते। तो आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंटेशन और डेकोरेशन? तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, जो आपको सुटेबल है, बट आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए कि आपका पेपर 100% टच होना चाहिए, यानी आप सारे के सारे क्वेश्चंस, ये नहीं कि आपने कुछ क्वेश्चंस के वजह से डेकोरेशन या प्रेजेंटेशन के चक्कर में आपने पेपर छोड़ दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देयर आर 3 मेथड्स जहां पर आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश को अपने अपने कन्वीनियंट वे में लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम आते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहा जाता है आंसर इन ब्रीफ। ओके, एनी 2 क्वेश्चंस बोला, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो नंबर्स आपको यहां पर इंडिकेट करने हैं, और जो भी सब पॉइंट्स होंगे वो आप इस तरीके से अंदर की तरफ एक्सप्लेन करने वाले हो। ठीक है, अब यहां पे कहा गया था डिफाइन करना, बट एज अ टीचर या एज अ एग्जामिनर वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स मीनिंग भी लिखो। ठीक है, मैं आपका काम बढ़ा नहीं रहा, एज ए टीचर एज ए एग्जामिनर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। एटलीस्ट 2 या 3 लाइन का आप मीनिंग लिखिए, शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा। अगर आपको कोई डेफिनेशन याद है तो वो डेफिनेशन आप जरूर लिखिए, बट डेफिनेशन का जो ऑथर है या जिसने ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसने ये डेरिवेशन दिया है, डिराइव किया है, उसका नाम जरूर आप मेंशन कीजिए अगर आपको डेफिनेशन याद है। अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो आप मीनिंग को थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं 5 to 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन्स में भी, बट अगर डेफिनेशन याद है तो 2 से 3 लाइन में मीनिंग एंड डिफाइन कर दीजिए। द डिफाइन शुड बी इन अ शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, और डेरिवेशन में जिसका नाम होगा वो ज्यादा बेटर होगा, इससे इंप्रेशन आता है कि आपको किस तरीके से पेपर लिखना है, प्रेजेंट करना है। उसके बाद आपका इनोवेशन, ये जो भी आपका आंसर है वो आपको प्रॉपर तरीके से रखना है, और यहाँ पे हाईलाइटिंग जरूर करनी है हर पॉइंट्स को। अब हर बच्चे का अलग अलग तरीके का वे ऑफ राइटिंग होता है, उसको इस तरीके से मार्क्स मिलते हैं। अब यहाँ पे बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, वो भी सेकंड पेज से, नेक्स्ट पेज से उसने शुरू कर दिया। ये कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चा अटेम्प्ट करने जा रहा है। अब यहां पर मेरा सजेशन होगा कि क्वेश्चन नंबर 5-3 शुड बी फ्रॉम अ न्यू पेज, ये सजेशन है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर क्वेश्चन बोला क्या था, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, तो मेरा एडवाइस रहेगा कि पहले मार्केटिंग मिक्स के बारे में आप एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स लिखो, उसके बाद उसके 4 पीस आप एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, वो और इफेक्टिव तरीके से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, जो हमारा जस्टिफिकेशन होने वाला, जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस होने वाले। ठीक है, अब यहां पर आपको 2 सेंटेंस लेना, 4-4 मार्क के है, तो यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इट इज एडवाइजेबल कि 6-1 आप एक पेज में लिखो, 6-2 या 3 या 4 जो भी होगा वो आप अपने नेक्स्ट पेज में लिखो।
ठीक है, इस तरीके का एकदम एकदम आपको एग्जॉस्टिव तरीके से पेज का इस्तेमाल नहीं करता, आपको दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। और बोर्ड में हमने फीस भी भरे तो पूरा वसूल भी करके हम लोग आएंगे। तो आपका जो भी इलैबोरेट जस्टिफिकेशन होगा वो मिनिमम 4 पॉइंट्स और मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन है 7 पॉइंट। तो 4 to 7 पॉइंट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अपने जस्टिफिकेशन को। और मैं ये जानता हूं कि अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जो भी पता है वो लिख दो, ठीक है, ताकि आपको बेटर से बेटर मार्क्स मिल सकता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर उन्होंने किया, एम्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। तो सही है, उन्होंने पॉइंटर्स लिखे अच्छे, और पॉइंट लिखने के बाद ना एक लाइन जरूर छोड़ दो, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई कि हर क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 एक का पहला फिल इन द ब्लैंक्स एक पेज पे, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा करना नहीं है। लेकिन शॉर्ट आंसर, शॉर्ट नोट, गाइड, जस्टिफिकेशन, क्वेश्चन आंसर, ये सब नए पेज से लिखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर भी बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट किया है, इसने मीनिंग भी लिखा है और जैसा टीचर को चाहिए उस तरीके से। बट एडवाइजेबल ये रहेगा कि पॉइंटर्स खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, एक लाइन लीव करोगे। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन, और दिखने में बहुत अच्छा दिखता है पेपर। सर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है पेपर में, प्रेजेंटेशन का मतलब ये भी होता है कि आपने किस तरीके से उस पेपर को अडॉप्ट किया हुआ है, वो भी आपको मैटर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे ने अटेम्प्ट किया CSR, और उसने जो भी नीड थी उसको प्रॉपर तरीके से लिखा है। तो अगर मुझे 4 में से इसको मार्क्स देने या 5 मार्क्स में से देने हैं तो इसके पॉइंटर्स के हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से, राइटिंग के हिसाब से सब कुछ देखा जाता है। तो अगर आप 5 में से तो 3.5 तो आपको डिजर्व करते ही हो। लेकिन जब मैं यहाँ पर इस आंसर की बात करूंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर नीड एंड CSR थोड़ा सा बड़ा होता, ब्रीफिंग होता तो ज्यादा बेटर था। बट 3-3.5 मार्क तो आपको मिल ही सकते हैं, 3 से 3.5-4 मार्क के आसपास का आपने बहुत अच्छी तरीके से ट्राई किया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो लॉन्ग आंसर है, अब ये लॉन्ग आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये 8 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो यहां पर मिनिमम आपसे कितने पॉइंट एक्सपेक्ट किए जाते हैं, तो मिनिमम आपसे एक्सपेक्टेशन होता है 6 और मैक्सिमम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है 10 पॉइंट है। तो आप जितना इसके बीच में अगर लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। बट जो भी क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर आपका मीनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको मीनिंग लिखना ही है। तो मीनिंग से आपका बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका आंसर्स होगा उसको प्रॉपर तरीके से इलैबोरेट करो, प्रेजेंटेशन वाइज आप अच्छी तरीके से करो, तो आपको 8 में से मिनिमम 6 to 7 ग्रैब करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है वो एक ऑर्डिनरी बच्चा भी फॉलो कर सकता है, टॉपर बच्चा भी फॉलो कर सकता है। क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश की है। कुछ करेक्टिव मेजर्स भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, कुछ आंसर्स किस तरीके से करना है, डिस्टिंग्विश में कितना करना है। अब बात आती है सर पेपर पैटर्न करने के टाइम पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है सर हमको टाइम कितना देना है। तो अगर मैं बात करता हूं कि आप फिल इन द ब्लैंक्स, तो मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, यानी आपने 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव 20 मिनट के अंदर कर दिया। अगर मैं डिफाइन की बात करूं तो 10 मिनट यहां पर पकड़ लो, तो 30 मिनट्स आपका ये हो गया। उसके बाद यहां पर आपको 15 मिनट्स में पकड़ता हूं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में पकड़ रहा हूं 45 मिनट हो गया। 3 डिस्टिंग्विश लिखने के लिए ऑलमोस्ट 30 आवर्स, 30 मिनट्स, 45 प्लस 75, 30, 75 हो गया। अब यहां पर आपको 2 क्वेश्चन यहां पर इलैबोरेट करने हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 20 मिनट्स, 10-10 मिनट में कम से कम क्वेश्चन होने चाहिए, तो 95 हो गए। अब यहाँ पे 2 आपको करना है, तो यहाँ पर भी मैं 20 मिनट्स पकड़ता हूँ, तो 95 प्लस 20 115 हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेंड करना है, यहाँ पर भी मैं 20 मिनट्स पकड़ता हूँ, तो 105 प्लस 135, एंड लास्ट का क्वेश्चन में अगर 20 मिनट भी पकड़ो तो 165 के आसपास आपका टाइमिंग होता है। यानी अभी भी आपको 1 घंटा यानी 180 मिनट होने में 10 से 15 मिनट का समय बचा हुआ है। तो आप जो आपके ग्रेडिंग के हिसाब से जो मार्क्स आपको बन सकते हैं वो सारी चीजें आपको ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो जो पेपर में मैंने बताई कि गलतियां किस तरीके से करनी है, नहीं करनी है, आपको किस तरीके से, उसको अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान रखते हो तो आपको मार्क्स में 101% इंप्रूवमेंट मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे और अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे।
इसी उम्मीद के साथ करता वीडियो का समाप्त। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हमने नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन एंड लाइव पेपर चेकिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए पेपर सर्वे चेकिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।